मुंशी प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी पढ़ रहे थे। पिछली 2 वीडियो में भी वह पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि बड़ी है, तो जो अधूरा अंश है वह देखिए। और तुम्हें जब इसको पढ़ना है तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को, ठीक है। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे, मिर्जा आने दीजिएगा, किस्त बचाइए। यह किस्त मीर जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा देख लीजिए कि जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुँह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है, तो मेरे तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर जलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त है बस, अब की सहमत है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने को कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, नहीं जी, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे हुजूर, नवाब साहब भी इस गांव में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे तो 3 बज गए। अभी मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। जनाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे नहीं हुई होगी। ये व्याख्या की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि जो राजा था वो तो शतरंज खेलने में मशगूल था, तो मारकाट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा है कि आज तक किसी राजा की पराजय इतनी शांति से नहीं हुई होगी कि जिसमें खून का एक छींटा भी ना गिरा हो। यह वह अहिंसा नहीं थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अर्थात उस समय के जो राजा थे उनकी कायरता के कारण ही यह सब कुछ हुआ था। जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था। लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। वह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब शाह को जालिम ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए सह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब शाह इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, वह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होता है। यह किस्त। मिर्जा, किसी दिन बराबर नहीं आते, कितनी दर्दनाक हालत है। हाँ, सो तो मिर्जा खुद भी कसम, हाँ बड़े बेदर्द है। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त, यह मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने निकल गई। उनकी जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए जनाब, नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के लुप्त हो चुकी थी। शाम हो गई। खंडर में चमदागढ़ों ने चीखना शुरू किया। आवाबिलो आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढप आ पड़ती थी
जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियाँ लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। व्याख्या की दृष्टि से मोस्ट है ये पैराग्राफ। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदलना न कीजिए। यह क्या है कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया? जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहर्रे पर हाथ क्यों रखते हो? मुहर्रे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मुहर्रा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहर्रा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा? आप चाल चल चुके हैं, मुहर्रा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर उसमें क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहर्रा छोड़ा ही कब था मिर्जा? मुहर्रा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल नहीं होगी? मर्जी पिटते देखो धांधली करने लगे। मीर धांधली करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से नहीं होती। मिर्जा तो इस बाजी में आपकी मात होगी। मीर मुझे क्यों मात होने लगी मिर्जा? तो आप मुहर्रा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा क्यों नहीं रखिएगा? आपको रखना होगा। दोनों में बहुत तकरार बढ़ने लगी, अर्थात उनकी जो लड़ाई है वह बढ़ने लगी। मिर्जा बोला आपने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे पते होते। वे तो हमेशा घास छिया करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत की ही चीज़ है, जागीर मिले तो इसमें कोई रईस नहीं हो सकता। मीर क्या घास आपके अजवान छीलने होगी? यहीं तो पीढ़ियों में शतरंज खेलते जा रहे हैं। मिर्जा अजी जाइए। गाजिउद्दीन हैदर ने यहाँ बावर्चीन का काम करते करते उम्र गुजर आई। अर्थात इस प्रकार दोनों दोस्त लड़ने लगते हैं। मीर कहता है क्यों अपने बुजुर्ग के मुँह कालिख लगाते हो? मिर्जा कहता है अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। मीर जबान संभालिएगा वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल लूँगा। मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हो? आइए देखिए। मीर तो यहाँ दोनों तुमसे बदला लेना कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेचकस कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर न थे। बिलासी थे भयंकर लेकिन कायर नहीं थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। हाँ यह है कि उनका जो राजनीतिक भाव है वह भ्रष्ट हो चुका था। बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव नहीं था। उन्हें यह भाव आ गया था कि हम बादशाह है और बादशाहत के लिए नहीं मरेंगे। लेकिन उनमें जो व्यक्तिगत वीरता थी वह कम नहीं थी। दोनों जख्म खाकर गिरे। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, जाली बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराब, गिरी हुई दीवारें और धूल लूसरित मीनारों पर लाशों की देखती सिर धुनती थी। इस पर कहा जाता है ना, अति का अंत होता है। वह दोनों इतनी अति कर चुके थे कि उनका अंत होना निश्चित था। इस पर परिणाम यह है कि दोनों घायल होकर धराशायी हो गए और दोनों ने तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने सामंती प्रवृत्ति को चित्रित किया गया है और यथार्थ से आंखें बंद करना सामंती युग की मुख्य प्रवृत्ति थी। अर्थात वो यथार्थ को नहीं देखते थे, अपने ऐश आराम में ही अपने जीवन को व्यतीत करने में आनंद की अनुभूति उन्हें होती थी। अब तो मैं इस कहानी में से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वह देखिए। छोटे क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे शतरंज खिलाड़ी के लेखक कौन है, दोनों खिलाड़ियों के नाम बताइए, ठीक है। किस पर यति का प्रहार करती है, किस पर करती है? तो शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है वह सामंत
सामंतों की विलासी प्रवृत्ति और मानसिकता निष्क्रियता एवं खोखलेपन पर बहुत ही तीखा प्रहार करती है। इसका नामकरण स्पष्ट कीजिए कि इसका शतरंज के खिलाड़ी नाम क्यों पड़ा, एक तो ये क्वेश्चन है। और एक कहानी के तत्वों के आधार पर शतरंज के खिलाड़ी कहानी की समीक्षा कीजिए। एक ये और एक ये कर लेना कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। इसकी मूल संवेदना क्या है? तो जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है उसकी मूल संवेदना को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है, और कथानक की समीक्षा कीजिए। तो जो मूल मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें सामंती जीवन की निष्क्रियता पर व्यंग्य करते हुए कवि ने उन सामंतों की विलासिता पर प्रकाश डाला है और जो उनकी स्वार्थी भावना थी उसका विरोध किया है। और हमें अपने देश प्रेम को नहीं भुलाना चाहिए। तो किस प्रकार वो कर्तव्य से च्युत हो चुके थे और उस कर्तव्य से च्युत हुए एक शासक का कैसे अंत होता है, इन सभी को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। थैंक यू।